एवरीवन, मेरा नाम नितिन यादव है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट टीचर नितिन यादव में स्वागत है। आप सभी जैसे जानते हैं कि केवीएस का अभी परमानेंट एम्प्लॉयज़ का एग्ज़ाम हुआ है और अभी प्राइमरी टीचर्स का भी एग्ज़ाम हुआ है। और मेरी जो वीडियो रहेगी प्राइमरी टीचर्स पर ही डिपेंड रहेगी, लगभग उन्हीं के बारे में होगी कि हम उनके रिटर्न कट ऑफ कितनी जा सकती है, रिटर्न की जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है अभी, और वो इंटरव्यू में तैयारी कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए उनको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है केवीएस में काम करने का, केवीएस कल्चर का, और मेरे खास करके जो मेरा इंटरव्यू रहा था, जो मेरा इंटरव्यू आज से 3 से 4 साल पहले हुआ, जो 2018 में एग्जामिनेशन हुए थे, उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मेरा क्या क्या एडवांटेज रहे मुझे वहाँ पर, और मैंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, क्या क्या क्वेश्चन मैंने फेस किए उस इंटरव्यू में, तो हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न कट ऑफ के बारे में कि रिटर्न कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज जो हमारी रिटर्न कट ऑफ जा सकती है, जनरल की है 130 से 135 के अराउंड, और जो एससी की कट ऑफ जा सकती है वो 125 130 के अराउंड, इससे कम भी हो सकती है, ये मेरा अजम्पशंस हैं। और एसटी की जो कट ऑफ है 122 से 123 इतनी, या 120 भी जा सकती है, क्योंकि अभी नॉमिनेशन लगना बाकी है, जो अभी हमारी आंसर की और एमआर शीट आई है उसके बाद। तो आंसर की और एमआर शीट से जो मैच करने के बाद जो पहले रुझान हमें प्राप्त हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही कह सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। नॉमिनेशन के बाद सारा सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। तो और जो हमारी बाकी पीएच है या फिर और भी कैटेगरी है उसकी उससे कमी जाएगी। तो ये जो कट ऑफ है ये इतनी जाने की संभावना है, बाकी इनमें बदलाव भी बाद में आ सकते हैं। और इसके बाद हम जानेंगे कि एक्सपीरियंस मेरा जो रहा था इंटरव्यू का, क्या क्या मैंने क्वेश्चंस फेस किए, और वहाँ पे पैनल का जो बिहेवियर था, जो उनका रवैया था मेरे प्रति जब मैंने वहाँ पर एंटर किया, क्या क्या फेस किया, वो हम इसके बाद जानेंगे। तो हम जानेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था इंटरव्यू में, कि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस फेस किए थे पैनल के द्वारा, और कैसे कैसे मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे इंटरव्यू तक जाने के लिए, और क्या क्या मुझे डिफ़िकल्टीज आई थी अपनी तैयारी में। तो सबसे पहले जब मेरा रिटन एग्ज़ाम हो चुका था, मेरा रिटन एग्ज़ाम, जैसे कि अब तो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन पहले जो था वो फिजिकल फॉर्मेट पे था, ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम था। तो उसमें मेरे कट ऑफ से लगभग 4 या 5 मार्क्स से ऊपर थे जो मेरी कट ऑफ हुई थी उसमें। उसके बाद मेरी जो रिटर्न की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी वो केवीएस की वेबसाइट पर ही आई थी पीडीएफ फॉर्मेट में, और वहाँ पर जो आपकी लिस्ट आती है तो आपका नाम वहाँ पे लिखा होता है, आपका रोल नंबर लिखा होता है, और उसके बाद आपकी इंटरव्यू की जो प्लेस है, टाइम है एंड डेट ये लिखा होगा वहाँ पर। और उस टाइम से पहले ही आप कोशिश करें कि आप जाए वहाँ पर और रिपोर्टिंग कर सकें। और मेरा जो सेंटर पड़ा था इंटरव्यू का वो था गुड़गांव एएफएस गुड़गांव, वहाँ पर। और वहाँ पर मैं गया था तो कई सारे पैनल्स बने हुए थे, लेकिन हाँ अभी बात भी ध्यान रखिए कि आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर की जॉब है, जो नोबल जॉब है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, तो उसके लिए आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप कोट पैंट पहन कर जाएँ, टाई लगा कर जाएँ, लेकिन एक प्रॉपर डिसेंट आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। गर्ल्स के लिए जैसे सलवार सूट पहन सकते हैं वो, और बॉयज़ जो हैं वो स्वेटर, अगर ठंड है तो स्वेटर, अब तो ठंड नहीं है इतनी, शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं प्रॉपर, जिससे कि आप लिख सकें कि आप डिसेंट हैं और आपका डेकोरम और एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आए हैं। तो जो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप वहाँ पर जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई किए जाएंगे कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स भरे थे फॉर्म भरते वक्त वो प्रॉपर हैं या नहीं। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपसे लिखवाए जाएंगे फॉर्म के अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, और फिर आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा, वहाँ पर पैनल के साथ बैठा दिया जाएगा। और जो भी वहाँ पे जो लोग होंगे जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, जो प्रॉपरली वहाँ पे ध्यान रख रहे होंगे इन सब चीज़ों का, वो आपको आपके पैनल नंबर बता देंगे और पैनल के बाहर जाकर बैठा देंगे। जैसे कि जब मैं पैनल के रूम के बाहर जाकर बैठा था तो वहाँ पर पहले एक इंटरव्यू चल रहा था पहले से, उनका नाम भी नितिन ही था शायद। तो उनका इंटरव्यू बहुत लंबा चला था और उनसे कई टॉपिक्स पर जो पैनल ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि उनसे तो टीचिंग भी करवाई गई थी, टीचिंग करवाते वक्त उनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए और उनका इंटरव्यू बहुत लेंथी भी था। लेकिन मुझे लगा कि उनका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि उनके इंटरव्यू से जो थे पैनल इतना अच्छा प्रसन्न या कुछ नहीं हो पाया था, इम्प्रेस नहीं हो पाया था। फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ, जब मैं एंटर किया इंटरव्यू रूम में, तो वहाँ पर जो मेरे पैनल के हेड थे उन्होंने सबसे पहले मुझे कंफर्टेबल फील कराया कि आओ नितिन, आकर बैठिए और आप क्या पढ़ कर आए हैं। सबसे पहले उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि आप कहाँ से आए हैं, अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, और इन इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया था मेरा। तो मैंने इंट्रोडक्शन अपने इंग्लिश में दिया कि माय नेम इज़ नितिन यादव, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, माय हॉबीज़ आर डैश डैश, जो मेरी हॉबीज़ मैंने लिखी थी। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा, और वो बायोडाटा फॉर्म आपको 5 कॉपीज़
भर के लेके जाना है। और कोशिश ये करें कि आप रिटर्न में ही हाथ से भर के लेके जाएं, उसको टाइप करके ना लेके जाएं, क्योंकि जब टाइप करके लेके जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा और इंप्रेशन भी इतना अच्छा नहीं जाएगा पैनल के ऊपर। क्योंकि अगर आप टाइप लेके जाए करके लेके जाएंगे तो उनको लगेगा कि आप ज़्यादा ही, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या आप लिखना नहीं चाहते। क्योंकि अगर टीचर लिखना नहीं चाहेगा तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और क्योंकि हमारी जो टीचर की जॉब है, जो टीचर का कार्य है, वो लिखने का ही अधिक होता है, तो उस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो बायोडाटा फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी और बाद में एक 5 से 10 लाइन के अंदर आपसे डिस्क्रिप्शन मांगा जाएगा आपके बारे में कि आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है और आपकी हॉबीज और ये सब चीज़ मांगी जाएंगी। और वो जो आपका दर्पण है, जो आपका जो बायोडाटा फॉर्म होगा, वो आपका दर्पण है, आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप क्या हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस नहीं हैं। तो उस बायोडाटा फॉर्म को पढ़कर ही जो पैनल है वो बताएगा आपके बारे में और आपसे उसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो जब मैं एंटर किया था तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप पहले मुझे उन्होंने कंफर्टेबल कराया, मेरा बायोडाटा फॉर्म देखा, मेरे से इंट्रोडक्शन लिया मेरा इन इंग्लिश, और उसके बाद उन्होंने जो मेरे बायोडाटा में लिखे थे, जैसे कि मैंने अपनी हॉबीज़ लिखी थी कि मुझे हिस्ट्री बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और क्रिकेट मेरी हॉबी है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से यही बोला कि आप जो भी पढ़कर आए हैं, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, उससे रिलेटेड आप बताइए कि आप पढ़कर क्या आए हैं। और फिर मैंने उनको बताया कि मैं हिस्ट्री पढ़कर आया हूँ। तो मैंने हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे कि बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताइए। तो मैंने उनको तीनों बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताया कि कौन जीता था, किस कारणवश वो जीता था, क्या कारण रहे थे, उसकी क्या खूबियाँ थी, जो हारा था उसकी क्या कमियाँ रह गई और वो क्या अच्छा कर सकता था, और क्या व्यूह रचना बनाई थी उनको जीतने के लिए जिस राजा ने जीता था। उससे वो इम्प्रेस हुए जो मेरे पैनल के हेड थे। उसके बाद जो है बाकी जो एक सेमी सर्कल वे में बैठे हुए थे, सेमी सर्कल वे में, कि यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था मेरे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर फ्रंट में एक पर्सन था, उसके उनके साइड में एक पर्सन था, और एक बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर पे एक पर्सन बैठा हुआ था। उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया हुआ था। 3 ही लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे। एक जो पर्सन है बस वो मेरे को देख ही रहा था और उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछे कि होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोग्राफ क्या होते हैं, और कुछ उन्होंने मुझे वर्ड्स दिए इंग्लिश के, मोरल, मोरल, इनमें आप डिफरेंस बताइए, इनमें क्या डिफरेंस है, स्पेलिंग क्या होती है, मिनट एंड मिनट्स, इनमें डिफरेंस बताइए। तो उस तरीके से उन्होंने मेरे से ये वर्ड पूछे थे और उनका आंसर देने के लिए कहा। फिर उन्होंने पूछा, वो बोला मेरे से कि प्रॉपर नाउन बताइए। तो मैं प्रॉपर नाउन, मुझे इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी उसके बारे में, तो प्रॉपर नाउन मैंने उनको कह दिया कि मुझे नहीं आता, सॉरी सर। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूरी जानने की है कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप ये कोशिश करें कि उसका आंसर, कोशिश अगर आता है तो अच्छी बात है, कोशिश करें कि ना दें। अगर भी आप गलत क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, तो इंप्रेशन ये जाएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं और जिससे आपके मार्क्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा इंटरव्यू के। तो ये कोशिश करें कि आंसर ना दें, कह दीजिए सॉरी सर, जिसकी आपकी जानकारी अगर उसके बारे में नहीं है तो ये पता लगेगा कि हाँ, आप अपनी सीमाओं में रहकर ही आंसर कर रहे हैं। जितनी आपके पास जानकारी, उतनी आपको जानकारी प्रॉपर है, अच्छे से जानकारी उसके बारे में है। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा ये होमोफोन्स, होमोग्राफ, उसके बाद उन्होंने मेरे से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आप हिस्ट्री को कैसे इनकलकेट करेंगे अपनी टीचिंग में, क्योंकि आप जो एक प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं और प्राइमरी टीचर हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, वो बाकी सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ। तो आप उसमें अपनी हिस्ट्री को कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन जितने में मैं आंसर दे पाता उतने में ही उनका अगला प्रश्न आ गया, और वो प्रश्न ऐसे दागते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कि गोली दाग रहा हो, क्योंकि लगातार वो प्रश्न दागेंगे आप पर, लगातार प्रश्न पूछते रहेंगे जिससे कि आप घबरा जाएं और आपका जो एक नेचुरल बिहेवियर है उनके सामने है। ये चाहते हैं कि नेचुरल बिहेवियर में आप रिएक्ट करें, वो आपका बिहेवियर दिखना चाहते हैं। तो उन्होंने एक जो मेरे से प्रश्न पूछा कि आप अपने इतिहास की नॉलेज को, हिस्ट्री की नॉलेज को कैसे जोड़ पाएंगे, इतने में ही अगला प्रश्न आ गया। मेरा इंटरव्यू ज़्यादा समय नहीं चला, 10 मिनट ही चला था, इतने समय चला। उसके बाद अंत में जाकर उन्होंने मेरे से क्रिकेट के संबंधित, जो एक क्रिकेट दूसरी हॉबी थी, उससे संबंधित प्रश्न पूछा कि जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था 26 फरवरी 2019 को, और 25 फरवरी को एक मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच, उसमें इंडिया हार गई थी। तो उन्होंने पूछा कि इंडिया किस वजह से हार गई, क्या कारण था इंडिया के हारने का। आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? मैंने कहा नहीं सर, न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा। तो किस वजह से इंडिया हारी, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तो मैंने उनसे कहा कि सर, जो इंडिया है वो एक टीम गेम है, जो एक क्रिकेट है एक टीम गेम है। तो क्रिकेट में कभी भी कोई टीम एक पर्सन की वजह से नहीं हारती, पूरी टीम का एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, उसकी वजह से ही टीम हारती है या जीतती है। तो वो ये मैच जानना चाहते थे कि ये मैच उन्होंने देखा है या नहीं देखा मैंने, क्योंकि वो जब मैंने अपनी नॉलेज लिखी हुई कि मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, तो ये जांचना चाहते थे कि क्रिकेट सही में देखते हैं या ऐसे ही लिख दिया है।
तो मैंने उनको यहाँ पर बताया, क्योंकि मैं नहीं देख पाया, मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उसको मैं अच्छे से नहीं देख पाया। फिर मैंने उनको कहा, फिर उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती बार बार ये प्रश्न पूछने की कोशिश की कि हाँ ये आंसर दे या गलत आंसर दे, बातों को घुमाए ना। तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, उमेश यादव की वजह से वो टीम हारी थी, इंडिया टीम हारी थी। तो उमेश यादव के बारे में मुझे पता था, क्योंकि अगर मैं गलत आंसर दे देता कि इंडिया नहीं हारी या इसकी वजह से हारी, तो मेरी नॉलेज वहाँ पर गलत साबित हो जाती कि मेरे को नॉलेज नहीं है उसके बारे में। और अगर नॉलेज नहीं है तो मेरे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं उसके ऊपर, गलत प्रभाव पड़ता मेरे मार्क्स के ऊपर भी और मेरी नॉलेज के ऊपर भी, कि इंटरव्यू में मेरा इंप्रेशन सही नहीं जाता। तो उन्होंने जब मुझे उमेश यादव के बारे में बताया कि उमेश यादव की वजह से इंडिया हारी, तो उमेश यादव के बारे में मुझे पता था। तो उमेश यादव को मैंने अपनी टीचिंग के साथ रिलेट कर दिया। मैंने वहाँ पर यही उत्तर दिया था कि उमेश यादव जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा खेलता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर उसे कंफर्ट फील होता है डोमेस्टिक लेवल पर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसे कंफर्ट फील नहीं होता और थोड़ी कठिनाइयाँ उसे फेस करनी पड़ती हैं अपनी परफॉर्मेंस में। ऐसे ही मैंने कहा था कि जब बच्चा 5वीं क्लास में होता है, 5वीं कक्षा में होता है, तब तो उसे कंफर्ट फील होता है, क्योंकि प्राइमरी टीचर के साथ उसका अच्छा बॉन्ड रह चुका है, 5 साल उनके साथ पढ़ चुका है। लेकिन जब वो सेकेंडरी क्लासेस में जाता है, वो नया उसके पास एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स भी कुछ आते हैं, तो वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आता और गिर भी सकता है। तो हमें वो जांचना है और समझना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा इंटरव्यू यहाँ तक चला और उन्होंने उसके बाद कह दिया कि आप जा सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पहले ही जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे, बैठेंगे, तो वो आपसे आपके साइन करवाएंगे, एक शीट होती है आपके नाम के आगे साइन करवाएंगे एंट्री के टाइम पर, और जब आप एग्जिट करेंगे तब भी आपके साइन करवाएंगे। 2 आपके साइन करवाते हैं वो, कि आपने एंट्री के टाइम ये साइन किए हैं और एग्जिट के टाइम ये साइन हुए हैं। और जहाँ तक रही टीचिंग की बात, उन्होंने मुझे टीचिंग नहीं करवाई। टीचिंग जब करवाने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ा के दिखाइए। उन्होंने मुझे उठाया और वापस बैठा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे शायद, मुझे लगता है कि होमोफोन्स, होमोग्राफ, ये सब चीज़ पूछ ली थी और कुछ टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी थी उन्होंने कि आपने क्या क्या किया। तो बस वहाँ पर इन्होंने ये सब मुझे करवाया। पहले हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप इंटरव्यू सेंटर में एंटर करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ से लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आईडी प्रूफ की हमें आवश्यकता जब पड़ती है कि जब आप एंटर करते हैं तो आपके एडमिट कार्ड के साथ वो मैच करेंगे कि आपका आईडी प्रूफ सही है गलत है, और जिस पर्सन ने एग्ज़ाम दिया था वही पर्सन इंटरव्यू देने आया है या नहीं। और आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ आपकी फ़ोटोकॉपी होनी भी ज़रूरी है। फ़ोटोकॉपी वो क्योंकि वहाँ पर रख लेंगे, 1 या 2 बंच फ़ोटोकॉपी आप बना के लेके जाएँ, वहाँ पे वो सबमिट की जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाएंगे चेक करके कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ तो है या नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, उनमें आपके पापा के नेम, मदर नेम, फादर नेम या एड्रेस और आपके नेम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर वो खराबी होगी तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ सकती है। मेरे जैसे कि सीटेट का जो मेरा सर्टिफिकेट था उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग गलत थी, डबल टी था नाम में। तो वहाँ पर मैंने उनको दिखाया, मैं पहले ही नोटरी से बनवा के लेके गया था एक एफिडेविट की मेरा ये पर्सन, इस नाम का पर्सन NITIN नितिन और NITTIN नितिन सेम है, और वहाँ पे अंडरटेकिंग मैंने दी थी। उन्होंने वहाँ पर लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये चलो दिक्कत हो सकती है, वो पैनल अच्छा हो सकता है जिन्होंने लोगों ने वेरिफिकेशन किया, लेकिन हमेशा हर एक जैसा पैनल मिलना मुश्किल है हर किसी को। तो आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें कि हाँ ये दिक्कत ना हो और उस सब चीज़ों को साथ में सही से करके चलें। अब जैसे कि मेरा इंटरव्यू हो चुका था, इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है नहीं, उतनी श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि जितना मैं परफॉर्मेंस देना चाहता था उतना परफॉर्मेंस मैं दे नहीं पाया वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसके 1 मंथ या 20 दिन बाद उसका रिजल्ट आया, 1 मंथ के बाद, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे जो है हाईएस्ट मार्क्स है मेरी कैटेगरी में, मेरे मार्क्स थे 60 में से 57 60 में 57 नंबर मेरे आए थे और मैंने अपनी कैटेगरी में टॉप किया था। मेरी तैयारी, क्योंकि मैंने पहले तैयारी में अच्छे से नहीं कर पाया था जब मैंने रिटर्न की तैयारी की थी, तो क्योंकि मैंने जब अपनी डाइट कंप्लीट की 2018 में, उसके बाद ही दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया और मैं सीटेट की तैयारी कर रहा था। 9 दिसंबर को सीटेट था। उन्होंने ये कहा था, एक रूल रखा था उसमें कि सीटेट में जो क्वालिफाई है वही पर्सन KVS का एग्ज़ाम दे सकता है, और अगर वो सीटेट में क्वालिफाई नहीं है और रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर भी कर दे तो उसको वो क्वालिफाई नहीं मानेंगे और उसको इंटरव्यू तक जाने नहीं देंगे। इसलिए मैंने सीटेट की तैयारी अच्छे से की थी, मैं KVS की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया था। लेकिन जब मैं रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और 1 महीने मैंने अच्छे से तैयारी की। मेरे यहाँ पर आपके लिए सभी के लिए टिप्स है
कि जितने भी हमारे पास बुक्स हैं प्राइमरी टीचर्स की जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक्स, उनमें से आप 2-2 लेसन हर बुक में से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमें वहाँ पर नहीं पता कि वो किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। तो ये मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा था। तो जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया मेरे इंटरव्यू का। तो उसमें मेरे जो मार्क्स रहे थे वो 57 आउट ऑफ 60 थे। मैंने टॉप किया था इंटरव्यू में। तो मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए और कैसे कैसे प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए आप सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी बुक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम था उसमें भी एनसीईआरटी बुक्स से कई सारे क्वेश्चन आए थे। और हमारे जो सबसे पहले क्योंकि वो ये देखेंगे आपके इंटरव्यू में कि आपको एनसीईआरटी बुक्स की नॉलेज कितनी है, क्योंकि जब आप टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स की नॉलेज ही अच्छी नहीं है तो आपका इंप्रेशन आपके इंटरव्यू में खराब जाएगा। तो आप अपने जो पाठ परियोजना है, हमारे जो लेसन प्लान होते हैं, हर बुक में से 1-1 और 2-2, कम से कम 2-2 अपने लेसन प्लान आप तैयार कर लें। और हर किताब में जैसे कि क्लास 4th की ईवीएस है, क्लास 4th की इंग्लिश है, क्लास 5th की ईवीएस है, उनमें से 2-2 लेसन प्लान तैयार कर लें। अगर वो आपसे कहें कि आप क्लास 5th में से अपना बेस्ट लेसन प्लान पढ़ा के दिखाइए, तो आप उनको वो पढ़ा सकते हैं, वो करके दिखा सकते हैं, अपनी टीचिंग वहाँ पे शो कर सकते हैं, अपना बेस्ट जो आपका लेसन प्लान होगा वहाँ पे शो करेंगे, जिससे कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। मैंने आपको ये बताया कि आप पाठ परियोजना कैसे बना सकते हैं। तो जब आप एक पाठ परियोजना बना रहे हैं, 1 या 2 अपनी बेस्ट पाठ परियोजना बना रहे हैं हर पुस्तक में से, तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आप हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती है। तो आपको अपने कुछ बेस्ट टॉपिक वहाँ पे तैयार करके लेके जाने हैं जो आप वहाँ पे अपने पाठ परियोजना में शो कर सकें। और अगर वो आपसे कहें कि आप हिंदी व्याकरण से 3rd क्लास की हिंदी व्याकरण या 4th क्लास की इंग्लिश ग्रामर से पढ़ा के दिखाइए एक चैप्टर, तो वहाँ पे आप कर सकें। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब बायोडाटा फॉर्म भर के लेके जाएंगे, तो आप जैसे कि मेरे से ही पूछा गया इंटरव्यू में कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और आप मेरे हॉबीज़ से ही ज़्यादातर मेरे प्रश्न पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो आपको उन हॉबीज़ पर ध्यान देना है जो आपको, जिसके जवाब आप अच्छे से दे सकें। ये ना हो कि आप उन्हें हॉबीज़ कुछ और लिख दी हैं और आपकी हॉबीज़ सही में कुछ और हैं, और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो गलत आपका रिएक्शन जाएगा, उस पर इंप्रेशन गलत जाएगा आपके इंटरव्यू में, जिससे कि आपको समस्याएं आपके इंटरव्यू में हो सकती हैं। तो हमने जैसे कि आप देखा कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो आप अपना इंटरव्यू अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई जानकारी इसके संबंधित चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं, और आप जल्दी से